वेलकम बैक बच्चों। आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ क्लास 12 बच्चों के लिए बिजनेस स्टडीज टॉप 100 अगर कहें तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आज हम लोग इस वीडियो में बिजनेस स्टडीज का सब्जेक्ट, जी हाँ, कौन सा है? बिजनेस स्टडीज, जिसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले टॉप 100 क्वेश्चन। तो सारे बच्चे जिनका भी एग्जामिनेशन 2026 में है, बिहार बोर्ड वाले बच्चे जिनका भी एग्जामिनेशन 2026 में है, वो सारे के सारे बच्चे आप लोग ये टॉप 100 क्वेश्चन देखने का कोशिश करें और इसको याद करने की कोशिश करें। और हाँ, जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चंस बनाऊंगा उससे पहले अगर आपको जवाब आता है तो कृपया करके आप पहले जवाब अपने खुद कॉपी पे लिखें और उसके बाद जैसे ही मैं आपको आंसर दूंगा तो आप मिलाना, तो आपका कितना सही होता है कितना गलत होता है, इससे आपका क्या होगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। ठीक है, तो चलिए आज का हम लोग देखते हैं आखिर वो टॉप 100 क्वेश्चंस कौन कौन सा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं बच्चा। फर्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम इंसेंटिव गिविंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट टू एम्प्लॉय इज। ऑप्शंस दिया गया, ए स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजेशंस, कंट्रोलिंग या मोटिवेशंस। आप लोग जवाब अपना लिख लेना, मैं यहाँ पे जवाब देने वाला हूं। इसका जो जवाब होगा बच्चा वो होगा मोटिवेशंस। ठीक है, सबसे ज्यादा यहाँ पे जो इंसेंटिव्स के हिसाब से अगर बातें करें वो होता है मोटिवेशंस के लिए। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड्स, आप लोग हिंदी और इंग्लिश में यहाँ पे दिया गया है, आपको जिसमें अच्छा लगे उसके हिसाब से आप यहाँ पे जवाब दे सकते हो। मैं यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश में बातें करूंगा क्वेश्चंस का, आप लोग हिंदी वाले आप हिंदी में इसका जवाब दे सकते हो। ठीक है बच्चा, यहाँ पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। बोला गया इन द नेचर ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट अप्लाई। जो सामाजिक अगर बातें करें, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात चल रहा है, सोशल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ऐसे कौन से मैनेजमेंट के लिए होता है? पहला लिखा है यहाँ पे लॉ ऑफ बायर बिहेवियर, लॉ ऑफ सेलर बिहेवियर, या सी बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दीज। तो खासकर जो है ना बेचने वालों के लिए हमेशा ध्यान रखना बच्चा, जो सेलर्स होते हैं, लॉ ऑफ सेलर्स बिहेवियर, हमेशा जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो किसके लिए लॉ होता है? सेलर्स के लिए होता है। वही समाज में जाके बेचेगा तो उसके लिए ही यहाँ पे सेलर्स बिहेवियर लगेगा। इसका जो जवाब होगा वो क्या होगा बच्चा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं यहाँ पे? कोऑर्डिनेशन इज एस्टेब्लिश्ड बाय, कोऑर्डिनेशन इज एस्टेब्लिश्ड बाय, ऑप्शंस दिया गया टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट, या नन ऑफ दिस। देखो कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है यहाँ पे जो किस तरीके से एक दूसरे के लिए कम्युनिकेट किया जाए, ठीक है ना, समन्वय किया जाए, यहाँ पे हिंदी में दिया गया, जिससे जो है ना सही तरीके से बिजनेस चल सके। ठीक है ना, तो इसके लिए जो होता है बच्चा वो टॉप लेवल के जो मैनेजमेंट होते हैं खासकर वही कोऑर्डिनेशंस को एस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए लगा देना तीसरा का। चलिए क्वेश्चन चलते हैं 4th नंबर के लिए। 4th नंबर क्वेश्चन बोला है कोऑर्डिनेशन इज एस्टेब्लिश्ड बिटवीन डिपार्टमेंट्स, बिटवीन ग्रुप्स। यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चंस, कोऑर्डिनेशन इज एस्टेब्लिश्ड बाय ऑप्शंस ए बिटवीन डिपार्टमेंट्स, ऑप्शंस बी बिटवीन ग्रुप्स, और ऑप्शन सी क्या है बच्चा? ऑप्शन सी बोला गया बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स, और डी ऑप्शंस बोला गया बिटवीन ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे तो मुझे लग रहा है सारे के बीच में कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश्ड होता है, बिटवीन डिपार्टमेंट्स में भी होता है, ग्रुप्स में भी होता है, और मैनेजमेंट एंड वर्कर के बीच में भी होता है। अच्छा आप एक बात ध्यान देना, आप बोलेगे सर दोनों क्वेश्चन तो सेम ही है, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन को जो एस्टेब्लिश किया जाता है ये हमेशा टॉप लेवल के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे जो बोला गया कोऑर्डिनेशन इज एस्टेब्लिश्ड, ठीक है ना, एस्टेब्लिश्ड यहाँ पे बाय मतलब किसके द्वारा, और यहाँ पे एस्टेब्लिश किसके किसके बीच में हो सकता है? तो यहाँ पे बिटवीन डिपार्टमेंट्स के बीच में भी होगा, ग्रुप के बीच में भी होगा, मैनेजमेंट एंड वर्कर के बीच में भी होगा, बिटवीन ऑल ऑफ द एबव मतलब यहाँ पे जितने भी हैं सारे के बीच में यहाँ पे होगा। तो चौथा क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इसमें से सब कौन सा चीजें हैं जो फंक्शंस नहीं है मैनेजमेंट का? मैनेजमेंट का फंक्शन प्लानिंग भी है, स्टाफिंग भी है, कंट्रोलिंग भी है, कोऑपरेटिंग नहीं है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए इसका जवाब क्या हो जाएगा बच्चा? सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पूछ रहा है नहीं होने का काम। ठीक है, तो कोऑपरेटिंग करना यहाँ पे काम नहीं होता है मैनेजमेंट का। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की तरफ। बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज
नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, इसमें उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य, इसमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव्स नहीं है मैनेजमेंट का? ऑप्शन ए लिखा हुआ अर्निंग प्रॉफिट्स, ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन डी बोला गया पॉलिसी मेकिंग। तो यहाँ पे लिखा है, देखो पॉलिसी मेकिंग नहीं होना चाहिए, यहाँ पे नहीं की बात बोला गया। तो मैनेजमेंट का काम पॉलिसी मेकिंग नहीं, हाँ टॉप लेवल के जो मैनेजमेंट होगा उसी का काम होता है पॉलिसी को बनाना। लेकिन यहाँ पे अगर बातें करें तो नहीं होगा, यहाँ पूछ रहे नॉट एन ऑब्जेक्टिव्स, तो पॉलिसी बनाना नहीं है काम मैनेजमेंट का, हाँ टॉप लेवल का जो मैनेजमेंट होगा उसका काम होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। बोला कि द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज, पहला काम क्या होता है मैनेजमेंट का? बहुत सारे बच्चे अच्छे तरीके से जानते होंगे, यहाँ पे प्लानिंग लिखा हुआ, ऑर्गेनाइजेशन है, कोऑर्डिनेशन है, स्टाफिंग है। तो सबसे पहला जो होता है बच्चा वो होता है प्लानिंग को बनाना, है ना। तो मैनेजमेंट का सबसे पहला काम होता है प्लानिंग। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर बोला कि 8 पॉलिसी फॉर्मुलेशन इज द फंक्शंस ऑफ, अभी अभी मैंने जवाब आपका दिया था यहाँ पे, जो पॉलिसी मेकिंग का जो काम होता है वो हमेशा किसके बीच में होता है बच्चा? टॉप लेवल के मैनेजमेंट के बीच में होता है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, जो ऑपरेशनल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, मैनेजर्स, और डी लिखा हुआ ऑल ऑफ दीज। ऐसा नहीं है, हमेशा क्या होता है टॉप लेवल के जो मैनेजर्स होगा वही होता है पॉलिसी को फॉर्मुलेशन करने वाला। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। बोला गया द एक्सपेरिमेंट डन बाय टेलर अंडर साइंटिफिक मैनेजमेंट वर, क्या क्या चीज के बारे में दिया? ये तो क्वेश्चन 100% श्योर कर लो बच्चा, इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी थिंकर्स हैं बिजनेस स्टडीज के, ठीक है ना, या जितने भी साइंटिफिक अगर बात करें डेफिनेशंस दिया है, उस टाइप के क्वेश्चंस अब 100% याद कर लेना, जो मैनेजमेंट के हिसाब से या जो भी है, प्लानिंग हो, कंट्रोलिंग हो, ठीक है ना, स्टाफिंग हो, रिक्रूटमेंट हो, इस सारे जितने भी साइंटिफिक मैनेजमेंट के द्वारा दिया गया डेफिनेशन है वो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो सबका नाम याद रख लेना। तो अब यहाँ पे पूछ रहा है द एक्सपेरिमेंट डन बाय टेलर्स अंडर साइंटिफिक मैनेजमेंट वर, क्या चीज के बारे में बताया गया था बच्चा? यहाँ पे तो बोला कि मोशन स्टडी, फैटिग स्टडी एंड टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, फैटिग स्टडी एंड टाइम स्टडी, नन ऑफ दी। तो अब हमने पढ़ा है इसके बारे में, ऑप्शंस क्या हो जाएगा? सी। एक्सपेरिमेंट करते समय अगर बातें करें बच्चा, एफडब्ल्यू टेलर के द्वारा साइंटिफिक मैनेजमेंट जो होता है वो मोशन स्टडी, फैटिग स्टडी एंड टाइम स्टडी के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर पे। बोला गया बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट वर्किंग आवर्स ऑफ वर्कर आर, क्या होता है? अगर साइंटिफिक मैनेजमेंट की तरह से अगर काम करते हैं तो उसके टाइम में क्या होगा? वर्किंग आवर्स में क्या होगा? इंक्रीज्ड, ऑप्शन बी डिक्रीज, ऑप्शन सी नो इफेक्ट, और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो हमेशा ध्यान रखना बच्चा डिक्रीज होगा वर्किंग आवर में। अगर कोई भी साइंटिफिक मैनेजमेंट की तरह काम करते हैं उसमें जो काम में जो समय लगेगा ना वो कम हो जाता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा डिक्रीज्ड। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट, इसमें से कौन सा जो है बोला गया है प्रबंध के सिद्धांत नहीं हो सकते हैं? ऑप्शंस ए डायनेमिक, फ्लेक्सिबल्स, यूनिवर्सल्स, और ऑप्शंस डी लिखा हुआ है ऑल ऑफ दीज। तो बच्चों बताओ यहाँ पे क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, तो ये तो बात तो नहीं होना चाहिए, डायनेमिक नॉट लिखा हुआ, नॉट। ठीक है, डायनेमिक, फ्लेक्सिबल, यूनिवर्सल, ऑल ऑफ दीज, तो यहाँ सब ये सब होते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे डी लगा दो, इसमें से सब जो है ना नहीं होंगे, सॉरी इसमें से जितने भी दिया हुआ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के लिए ये नहीं होगा, फ्लेक्सिबल, ठीक है ना, यूनिवर्सल्स, ये सब नहीं होता है। ठीक है, बाकी बात आप लोग जो है ना कमेंट में जवाब देना, जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रबंध के सिद्धांत नहीं है, गतिशील, लोचशील, स्वाभाविक, या इनमें से सभी, इसमें से सभी है ना नहीं है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बोला गया प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट, प्रिंसिपल आर मैनेजमेंट आर नॉट, ये दोनों क्वेश्चन सेम नहीं नजर आ रहा है। अच्छा, ये बोला गया प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट, यहाँ लिखा है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट, दोनों क्वेश्चन तो सेम ही है, दोनों क्वेश्चन यहाँ पे प्रबंध के सिद्धांत नहीं है। अब प्रबंध के सिद्धांत नहीं है जबकि दोनों क्वेश्चन सेम है ना, तो दोनों क्वेश्चन सेम, यहाँ पे ऐसा दो बार क्यों हो गया भैया? दो बार क्यों हो गया? ठीक है, तो चलो इसमें देख लेते हैं क्या है। ये नहीं है की बात बोले तो उसमें भी तो लिखा हुआ था फ्लेक्सिबल, डायनेमिक, ठीक है, बिहेवियरल इसमें नहीं था। तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट, चलो इसमें मैं जवाब लगाता हूं
सी एब्सोल्यूट, ठीक है, संपूर्ण नहीं होता इसमें शामिल, यूनिवर्सल, फ्लेक्सिबल। अब यहाँ पे कहोगे सर उसमें क्वेश्चन जो दिया गया था उसमें भी तो यूनिवर्सल था, तो वो नहीं था, तो इसमें ऑल ऑफ दिस की बातें नहीं है या मोर देन वन की बातें नहीं है, तो सबसे ज्यादा जो है ना सही होने वाला जो आंसर है वो सी है, एब्सोल्यूट। ठीक है, आप लोग कमेंट में जवाब देना इसका क्या होना चाहिए। ठीक है, मेरे हिसाब से सी होना चाहिए इस क्वेश्चन का 12 का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 बोला गया हाउ आर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉर्म, हाउ आर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉर्म। ऑप्शन ए इन अ लेबोरेटरी, ऑप्शन बी बाय एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजर्स, ऑप्शन सी बाय एक्सपीरियंस ऑफ कस्टमर्स और ऑप्शन डी बाय सोशल साइंटिस्ट। तो क्या होना चाहिए बच्चा 13 का, देखो इसका जवाब होना चाहिए बोला गया हाउ आर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉर्म, तो एक्सपीरियंस के हिसाब से ज्यादा होता है, वो भी मैनेजर्स का, मैनेजमेंट का जो फॉर्मेशन होता है वो खासकर एक्सपीरियंस के बेसिस पे होता है। तो यहाँ पे आप बी ऑप्शन लगाओ, ठीक है, बाय एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजर्स फॉर्म करेगा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के हिसाब से। जब तक मैनेजर को एक्सपीरियंस नहीं होगा तब तक जो है ना वो मैनेजमेंट का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। बोला गवर्नमेंट रिड्यूस कंट्रोल एंड रिस्ट्रिक्शंस, तो यहाँ पे क्या क्या है, लिबरलाइजेशंस, प्राइवेटाइजेशंस, ग्लोबलाइजेशंस या मॉडर्नाइजेशंस। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिया गया है, इस 4 ऑप्शन के हिसाब से आप देख सकते हो, लिखा हुआ गवर्नमेंट रिड्यूस कंट्रोल एंड रिस्ट्रिक्शंस इन, किसमें करता है बच्चा, यहाँ पे ध्यान से बताओ, लिबरलाइजेशंस या प्राइवेटाइजेशंस या ग्लोबलाइजेशंस या मॉडर्नाइजेशंस। ये एलपीजी है, एलपीजी मतलब यहाँ पे गैस की बात नहीं कर रहे हैं, तो मैंने पढ़ाया है, हमेशा ध्यान रखना, जो गवर्नमेंट जो रिड्यूस करता है और कंट्रोल करता है और रिस्ट्रिक्शन जो डालता है ना वो हमेशा लिबरलाइजेशंस कहलाता है। लिबरल मतलब क्या होता है, छूट देना। ठीक है, तो यहाँ भी होगा सरकार नियंत्रण या प्रतिबंधों में कमी करती है, वो उदारीकरण को उदार हो जाना, तो वही होगा, इसमें लिबरलाइजेशंस होगा। ठीक है, तो आपने जवाब यहाँ सुन लिया, 14th का क्या होगा, ए। 15th पे चलते हैं, बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सोशल इन्वायरमेंट। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कौन सा भैया, 15। तो बोला कि यहाँ पे कौन सा इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सोशल इन्वायरमेंट। ऑप्शन ए मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, कंपोजिशन ऑफ फैमिली। तो क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अच्छा जहां पे भी अगर सोशल की बात अगर चला तो हमेशा ध्यान रखो मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी तो होगा नहीं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट सबके लिए होता है, कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द कंट्री के लिए तो सबके लिए, लेकिन यहाँ पे जो लग रहा है वो कंपोजिशन ऑफ फैमिली, कंपोजिशन ऑफ फैमिली जो होता है वो सोशल इन्वायरमेंट के लिए बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बच्चा डी। ठीक है, ये कौन सा है, 15 का डी होगा। ठीक है, 15 का क्या हो जाएगा, डी है ना। उसके हिंदी में भी देख सकते हो, सामाजिक वातावरण, सामाजिक वातावरण तो परिवार की संरचना के हिसाब से ही हो सकता है। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 16 नंबर बोला गया यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टरिस्टिक द या कैरेक्टराइज द बिजनेस इन्वायरमेंट। इसमें से कौन सा अगर बताया जाए बच्चा बिजनेस के लिए सही नहीं है, अनसर्टेनिटी, एम्प्लॉयज, रिलेटिविटी या कॉम्प्लेक्सिटी। यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो नॉट जो कैरेक्टराइज की बातें करें तो होता है एम्प्लॉयज। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टराइज द बिजनेस इन्वायरमेंट। देखिए बिजनेस में हिंदी में आप देख सकते हो अनिश्चितता, क्षमता और जटिलता, लेकिन यहाँ पे लिखा है ये कैरेक्टराइज बिजनेस की इन्वायरमेंट के लिए नहीं है। ठीक है ना, तो कॉम्प्लेक्सिटी भी है, अनसर्टेनिटी भी है, रिलेटिविटी भी है, लेकिन एम्प्लॉयज की बात है ये अनसर्टेनिटी क्या है बिजनेस के लिए उतना कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए आप इसका जवाब लगाना बी लगाना। ठीक है, नोट लिखा हुआ भैया, नोट लिखा हुआ, इसीलिए आपको ध्यान रखना है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट इंडिकेट्स द इंपोर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे सबसे वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस इन्वायरमेंट कौन कौन सा हो सकता है, नीचे लिखा हुआ ऑल ऑफ दीज। तो ये तो यूनिवर्सल आंसर हो जाएगा, लेकिन पढ़ लो पहले, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट इंडिकेट द इंपोर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। आइडेंटिफिकेशन ऑप्शन ए, बी लिखा हुआ इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस और कोपिंग विथ रैपिड चेंज। ठीक है, तो यहाँ पे जो लिखा हुआ वैसे तो ऑल ऑफ दीज की बातें चल रहा है बच्चा, तो आप चाहो तो ऑल ऑफ दीज की बातें चला सकते हो, क्योंकि जहां तक लग रहा है इसमें सारे के सारे आंसर सही है। ठीक है ना, यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग
बेस्ट इंडिकेट द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, आइडेंटिफिकेशंस भी है, इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस भी होगा, कोपिंग विथ रैपिड चेंज भी होगा, और ऑप्शन डी जो दिया हुआ है वो लिखा हुआ है ऑल ऑफ द एबव, ठीक है ना, ऑल ऑफ कहाँ गया, ऑल ऑफ द एबव आप लगा सकते हो, ठीक है, मतलब ये सारे के सारे इसमें सही है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। वैसे आप यहाँ पे देख सकते हो डी लिखा हुआ है, ऑल ऑफ दिस लिखा हुआ है इसमें, चलो कोई बात नहीं, 17 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से बोला गया बच्चा 18 नंबर, प्लानिंग इज क्या है, गोल ओरिएंटेड, चलो सही है जवाब, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड ये भी सही है, मेंटल प्रोसेस ये भी सही है, डी क्या, ऑल ऑफ दिस, मतलब सारे के सारे ये सही है, तो 18 का हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज, ये सारे प्रोसेस अगर कहें तो प्लानिंग के लिए ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, नॉट इसमें, अच्छा लिमिटेशन का मतलब होता है नेगेटिव वर्ड है, डिसएडवांटेज है, तो यहां बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, यहाँ पर नॉट की बात चल रहा है तो इसको ध्यान रखना। अब आगे पढ़ते हैं, ऑप्शंस क्या लिखा हुआ है, रिजिडिटी, ऑप्शन सी वेस्टेज ऑफ टाइम, ऑप्शन सी बेसिस ऑफ कंट्रोल, और ह्यूज कॉस्ट, तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, नहीं है इसमें से प्लानिंग, ठीक है, रिजिडिटी भी है, वेस्टेज ऑफ टाइम भी है, प्लानिंग में तो थोड़ा वेस्टेज ऑफ टाइम की बातें चलता है, ह्यूज कॉस्ट भी लगता है, बेसिस ऑफ कंट्रोलिंग की बातें अगर चले प्लानिंग के हिसाब से तो होता है भैया, है ना, होता है कि नहीं होता है, तो यहाँ पे मैं तो लगा देता हूँ सी, बेसिस ऑफ कंट्रोल, आप लोग जवाब कमेंट में करना है, यहाँ पे नॉट की बातें चल रहा है, ठीक है ना, नहीं है, रिजिडिटी, वेस्टेज ऑफ टाइम, ह्यूज कॉस्ट, तो यहाँ पे बेसिस ऑफ कंट्रोल, बहुत सारे बच्चे कहेंगे यहाँ वेस्टेज ऑफ टाइम की बातें नहीं है, तो प्लानिंग में थोड़ा सा टाइम तो लगता है, कंजम्पशन टाइम लगता है कंट्रोलिंग के लिए, उसके बाद प्लानिंग की जरूरत तो पड़ता है, उसके लिए कॉस्ट लगता है, ये तो ठीक है, मैंने लगाया सी, आप लोग बताना मेरा क्वेश्चन जो मैंने बताया, मेरा बताया हुआ लग रहा है क्वेश्चन मैंने जो बताया अभी तक 19 क्वेश्चन वो सारे के सारे सही बताए हैं, बाकी बात आप लोग क्रॉस चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर बोला गया है अकॉर्डिंग टू कोच एंड डोनेल द ऑर्गेनाइजेशन स्टेप्स आर, कितने स्टेप्स दिया गया है बच्चा, कितने स्टेप्स दिया गया है, 4, 6, 7 या 8, ऑप्शंस के हिसाब से दिया, ऑप्शंस ए 4, ऑप्शंस बी दिया हुआ यहाँ पे 6, और ऑप्शंस दिया गया 7, और ऑप्शन डी दिया गया 8, तो हमेशा ध्यान रखो ये कॉन्स एंड डैनल के ऑर्गेनाइजेशन स्टेप्स दिए गए हैं ना, वो दिया गया 7 दिए गए हैं, ठीक है, ये भी आप याद रखो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 बोला गया यहाँ पे डिपेंड्स ऑन स्वीट विल ऑफ एम्प्लॉयज, डिपेंड्स ऑन स्वीट विल ऑफ एम्प्लॉयज, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बोला कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में होता है या फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में होता है या इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में होता है, या डी की अगर बातें करें तो डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन में होता है, तो मैंने बात पढ़ाया यहाँ पे, ठीक है ना, खासकर इसके बारे में मैंने पढ़ा है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वीडियो बना हुआ, आप चाहो तो उसको देख सकते हो, ये जो स्वीट विल बी एम्प्लॉयज की बातें जो मैंने बताया है ना, वो मैंने बताया इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि यहाँ पे अपने हिसाब से जो क्वेश्चन हिंदी में पढ़ सकते हो, जो कर्मचारियों की स्वेच्छा पर निर्भर करता है, कहाँ पे, तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ही डिपेंड करता है और कहीं नहीं काम करता है, ठीक है, इसीलिए इसका जवाब जो हो जाएगा 21 का वो हो जाएगा सी, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 की तरफ, बोला गया यहाँ पे ऑथोरिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड ऑफ, ऑथोरिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड ऑफ, ऑप्शंस ए रूटीन वर्क, ऑप्शंस बी सीक्रेट वर्क, ऑप्शन सी ऑर्डिनरी वर्क, ऑप्शंस डी इजी वर्क, तो बताओ बच्चा यहाँ पे नॉट डेलीगेटेड की बातें बोला गया है, 22 का बोला गया है नॉट डेलीगेटेड, तो इसमें से रूटीन वर्क, सीक्रेट वर्क, ऑर्डिनरी वर्क, इजी वर्क, तो जैसे कि मुझे लग रहा है यहाँ पे होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, 22 का जो ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, जो सीक्रेट ऑफ वर्क नॉट डेलीगेटेड होता है, बताना ही पड़ता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 23 की तरफ चलते हैं, 23 बोला कि मैनेजमेंट इटसेल्फ एक्सपैंड्स थ्रू डेलीगेशंस, थ्रू सेंट्रलाइजेशंस, थ्रू डिसेंट्रलाइजेशंस या थ्रू ऑल, नहीं बिल्कुल नहीं, मैनेजमेंट इटसेल्फ एक्सपैंड जो करता है बच्चा वो करता है थ्रू डेलीगेशंस, इसके द्वारा कर सकता है, ठीक है ना, बड़ापन के द्वारा ये विचार विस्तार कर सकता है, इसीलिए ऑप्शन है ना 23 का जो लगाना वो ए। चलो चलते हैं अब 24 की तरफ, 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे
डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी मीन्स डेलीगेशन टू सबऑर्डिनेट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, वर्क एंड रिलेटेड ऑथोरिटी। बात सही है, ठीक है ना। ये जो डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी का मतलब जो बताया गया है, जो डेलीगेशन टू जो सबऑर्डिनेट्स के लिए, देखो आप इसको हिंदी में भी पढ़ सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है अधिकार के भरापन का आशय है अधीनस्थों का भरापन, मतलब कार्य एवं संबंधित अधिकार के हिसाब से होता है, ठीक है। इसीलिए 24 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन है? अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। गलतियां इंसान से ही होती है, लेकिन यहाँ पे मैं ऑन द स्पॉट सारे क्वेश्चंस की बातें कर रहा हूं, तो हो सकता है एक आध क्वेश्चन इधर हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ये 100% मेरा गारंटी है। आप लोग इसको क्रॉस चेक कर सकते हो। चलो ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोला गया 25 नंबर, इन ए लार्ज साइज इंटरप्राइज डेलीगेशंस इज। अच्छा, बड़े बड़े जो इंटरप्राइज होते हैं उसके लिए डेलीगेशंस के लिए क्या बताया गया है? वॉलंटरी होगा, ऑप्शन ए। बी ऑप्शन नेसेसरी है, ऑप्शन सी कंपलसरी है, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज है। तो मैं तो यहाँ पे कहूंगा बच्चा कंपलसरी होता है, नेसेसरी नहीं होता है, ठीक है ना, या वॉलंटरी नहीं, क्या होता है? कंपलसरी होता है, ठीक है। ठंड थोड़ा सा ज्यादा बढ़ गई है, तो सारे बच्चे अच्छे तरीके से वीडियो को चला के पढ़ाई लिखाई शुरू करते रहें। ठंड से बचने की जरूरत तो है, लेकिन पढ़ाई भी जरूरत है, क्योंकि एग्जामिनेशन आपका बहुत ही नजदीक है, ठीक है ना। तो इसीलिए थोड़ा सा सतर्क के साथ, तबीयत खराब नहीं करने, पढ़ाई के लिए तबीयत ज्यादा खराब नहीं करने की। तबीयत खराब अगर हो गया तो एग्जामिनेशन कौन देगा? इसलिए थोड़ा सतर्क के हिसाब से आपको एग्जामिनेशन की तैयारी करना है। चलो बच्चा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेसेसरी फॉर इफेक्टिव डेलीगेशंस। नेसेसरी फॉर इफेक्टिव डेलीगेशन इसमें से कौन सा होगा? फैसिलिटी टू कॉन्टैक्ट, एटमॉस्फेयर ऑफ कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, फिर बोला गया सी क्लियर एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑथोरिटीज, और डी बोला गया ऑल ऑफ दीज नेसेसरी फॉर इफेक्टिव डेलीगेशंस। तो यहाँ पर नेसेसरी बोला गया डेलीगेशंस के लिए, तो सारे के सारे होना चाहिए। फैसिलिटी टू कॉन्टैक्ट भी सही है, एटमॉस्फेयर ऑफ कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन भी सही है, क्लियर एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑथोरिटी का होना चाहिए, मिलना चाहिए, तो इफेक्टिव डेलीगेशंस माना जाएगा। तो ऑप्शन डी लगा देना, ठीक है। वैसे सारे बच्चे जो है ना, हमको पता है, जो एकदम से कोडिंग कर लिए, जहां पे ऑल ऑफ दीज नजर आए वहां पे ऑल ऑफ दीज कर लेना, ठीक है ना। ऐसा भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सोच समझ के आंसर देना, बहुत जगह पे ऐसा नहीं होता है। जब कुछ समझ में नहीं आए ना एग्जाम में, तो डी लगा देना, ठीक है। जब नहीं समझ में आए तब ऐसा नहीं है, पहले पढ़ना उसके बाद ही जवाब देना। पता चला डी के चक्कर में है ना एल लग जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। बोला कि फॉर डेलीगेशंस टू बी इफेक्टिव इट इज एसेंशियल दैट रिस्पांसिबिलिटी इज अकम्पाइंड विथ नेसेसरी। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चा, यहाँ पे आप हिंदी में भी देखना चाहोगे, लेकिन ये ऊपर चला गया। प्रभावशाली अधिकार हस्तांतरण के लिए उत्तरदायित्व के साथ होना अति आवश्यक है, ठीक है। क्या अति आवश्यक है? तो बोला गया है ऑथोरिटी, मैन पावर, इंसेंटिव्स या प्रमोशंस। देखो सबसे ज्यादा जो अति आवश्यक है ना यहाँ पे, वो होता है ऑथोरिटी। डेलीगेशंस वाले पर्संस तभी इफेक्टिव माना जाएगा जब उसको ऑथोरिटी वाले इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाएगा। किसको? डेलीगेटेड वाले। तो मैंने बताया पावर जब दिया जाता है ना, उसी को बोल सकते हैं वो डेलीगेटेड पर्संस है। तो एक जैसे मान लो अगर मैं एक ऑथोरिटी पर्संस हूँ, मैं किसी को काम दिया, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया, अब वो काम जो है ना वो किसको मिला? डेलीगेटेड पर्संस को मिला। तो इसीलिए ऑथोरिटी का होना जरूरी है। किसके द्वारा होता है? अकम्पाइंड विथ नेसेसरी ऑथोरिटी। ये याद रखना, यहां से डेफिनेशंस भी आप क्लियर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 28 बोला गया रिक्रूटमेंट इन द लाइफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस इज। रिक्रूटमेंट इन द लाइफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस इज ऑप्शंस ए वंस, ऑप्शंस बी ट्वाइस, ओकेजनली या कंटिन्यूअस। देखो यहाँ पे रिक्रूटमेंट अगर बात कहा जाए बच्चा, तो हमेशा ध्यान रखना है, यहाँ पे हमेशा चलता रहता है, हमेशा, ठीक है ना। रिक्रूटमेंट है ना हमेशा चलते रहता है, कोई खाली होता है, कोई आता है, कोई जाता है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। जैसे प्लानिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वैसे ये भी। तो 28 का लगा देना डी ऑप्शंस। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर पे। बोला कि सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज, सिलेक्शन जो किया जाते हैं एम्प्लॉयज के लिए, वो किस प्रकार से किसके लिए होगा, ठीक है। ऑप्शन ए लिखा हुआ है लोअर लेवल एग्जीक्यूटिव्स, ऑप्शन बी टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स, ऑप्शन सी मिडिल लेवल एग्जीक्यूटिव या ऑल ऑफ दीज। तो बच्चों
यहाँ पे जो जवाब होना चाहिए वो होना चाहिए ऑल ऑफ दीज, ठीक है ना। ये जो सिलेक्शन होता है वो लोअर लेवल के एग्जीक्यूटिव के द्वारा भी किया जाता है, टॉप लेवल तो करबे करेगा, मिडिल लेवल मतलब तीनों लेवल पे ये काम चल सकता है। तो ऑल ऑफ दीज ये सिलेक्शन होगा, ठीक है। ऑप्शन डी होगा, डी डी डी। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेवलपमेंट एज, डेवलपमेंट का क्या उद्देश्य हो सकता है, इंक्रीज इन नॉलेज, बिल्कुल सही है। प्रमोशन, प्रमोशन भी एक तरीके से डेवलपमेंट है, बेटर परफॉर्मेंस भी एक तरीके से डेवलपमेंट है। तो ऑल ऑफ दीज लगा दो, सबसे अच्छा ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ दीज, ये सारे के सारे हैं, ठीक है। तो 30 का हो जाएगा डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। सुपरवाइजर इज द लिंक बिटवीन, सुपरवाइजर जो होता है वो किसके किसके बीच में लिंक हो सकता है। ऑप्शंस ए टॉप एंड मिडिल मैनेजमेंट, ऑप्शंस बी वर्कर्स एंड मिडिल मैनेजमेंट, ऑप्शन सी वर्कर एंड लोअर मैनेजमेंट, या ऑप्शन डी बोला गया है ऑल ऑफ दीज। तो क्या होना चाहिए बच्चा, ये आपको पता करना होगा। तो देखो ये सुपरवाइजर की बात चल रहा है ना, तो सुपरवाइजर का जो लिंक होता है वर्कर एंड लोअर मैनेजमेंट के बीच में ही होता है, ये हमेशा ध्यान रखना है। सुपरवाइजर्स वर्कर्स एंड लोअर मैनेजमेंट के बीच में ही ये लिंक को स्थापित करता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। देखो अब बहुत सारे बच्चे जो है इसमें लगा दिया होगा ऑल ऑफ दीज, जिसमें सबके बीच में होता है। मैंने बोला ना सबको क्वेश्चन को क्या करना होगा, सारे क्वेश्चन यूनिवर्सल आंसर नहीं होता है, इसीलिए थोड़ा पढ़ लेना जो कौन सा आंसर बेटर लगता है, ऑप्शंस तो वही लगाना, ठीक है, ये ध्यान रहे। इसीलिए ऑप्शंस यहाँ पे सी लगा देना। 31 का जो ऑप्शंस होगा वो क्या आ जाएगा सी, ठीक है। चलो चलते हैं 32 की तरफ। 32 का क्या है, सुपरवाइजर इज क्या होता है, नेसेसरी, अननेसेसरी, वेस्टेज ऑफ टाइम या नन ऑफ दीज। तो मैं यहाँ पे अगर बात करूं ये नेसेसरी है, सुपरवाइजरी कराना ना एक तरीके से नेसेसरी है, जरूरी है, आवश्यक है, ठीक है, ये तो सारे बच्चे को मालूम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। बोला गया मोटिवेटेड एम्प्लॉयज आर रिवॉर्डेड, जो मोटिवेटेड एम्प्लॉय होता है उसको रिवॉर्डेड कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव लिख के होता है, या इंट्रिंसिक होता है, या नन ऑफ दीज होगा। अच्छा बच्चा यहाँ पे जो अगर मोटिवेटेड है खासकर क्या लिखे, अभिप्रेरित कर्मचारी को पारितोषिक दिया जाता है, धनात्मक के लिए, ऋणात्मक के लिए, या वास्तविकता के लिए, या इनमें से किसी के लिए नहीं। तो देखो हमेशा है ना पॉजिटिव के लिए होता है, मोटिवेटेड जो होता है ना पॉजिटिव, इसलिए बोला जाता है अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो, ठीक है ना, तो अच्छा होगा। इसीलिए हम लोग बच्चा यहाँ पे क्या करेंगे, पॉजिटिव लगा देंगे। चलो ठीक है, चलते हैं 34 नंबर की तरफ। बोला गया फॉर एफिशिएंट डायरेक्शंस, एफिशिएंट डायरेक्शंस मोटिवेशंस इज नेसेसरी, अननेसेसरी, वेस्टेज ऑफ मनी, और ऑप्शन डी वेस्टेज ऑफ टाइम, ठीक है। तो बताओ बच्चा कमेंट में क्या होना चाहिए, फॉर एफिशिएंट डायरेक्शंस अगर सही होता है तो मोटिवेशंस वहां पे क्या बन जाता है, तो बोलेंगे सर अभी ने बताया है नेसेसरी बन जाता है, आवश्यक बन जाता है, ठीक है। कुशल निर्देशन के लिए अभिप्रेरण क्या है, आवश्यक है, ताकि अच्छा से वो काम कर सके। सर्दी खांसी आजकल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, मुझे भी हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाया हूं। 2 दिन से वीडियो नहीं डाला है, मैंने सोचा नहीं बच्चों लोग का एग्जामिनेशन से कुछ न कुछ तो भाई रिवाइज करा दिया जाए, तो मैंने यहाँ पे आज लाया बिजनेस स्टडीज। चलो देखते हैं क्या होता है। बोला गया मोटिवेशनल मीन्स शुड बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ, मोटिवेशनल जो होता है वो किसके हिसाब से हम लोग जो निर्धारण कर सकते हैं, हिंदी में लिखा हुआ है ग्रुप, इंडिविजुअल्स, जॉब, या डी ऑप्शन लिखा हुआ ऑल ऑफ दीज। तो देखो ग्रुप में भी मोटिवेशन, सबसे मोटिवेशन होता है ना ग्रुप में दो, इंडिविजुअल तो जब लगता है वो इंसान फेल हो चुका है, पूरे तरीके से टूट चुका है, तो उसको अच्छे तरीके से समझाओ, ठीक है, जॉब करने के समय भी ठीक है। तो यहाँ पे ज्यादा बहस नहीं, यहाँ पे ऑप्शंस क्या लगा देना है, डी ऑल ऑफ दीज, ये सही है, ठीक है। मोटिवेशनल मींस शुड बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप, इंडिविजुअल्स, जॉब, या ऑल ऑफ दीज, तो ऑल ऑफ दीज लग जाएगा। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 के तरफ। क्या बोला गया, द लीडर टेक वर्क फ्रॉम हिज सबऑर्डिनेट्स बाय टैक्ट, बाय रूड, बाय थ्रेटिंग, या ऑल ऑफ दीज। 36 के लिए क्या होना चाहिए, देखो यहाँ पे जो होता है ना चतुराई से ही काम लेना चाहिए, चतुराई से जो है ना डेवलपमेंट होता है। अब बाकी बात जो वो क्या उसको बोलते हैं
ये बाय रॉड डंडे से, ठीक है ना, थ्रेटिंग से, धमका के, ये सभी ऐसा नहीं है। क्या होगा, लीडर जो काम लेगा अपने सबोर्डिनेट से, जब अपने से काम करने वाले से, वो चतुराई से लेता है, चतुराई से, ठीक है ना, बाय टैक्टिस या बाय टैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर, द मैनेजर इज क्या होता है, बॉस, ऑनर या लीडर। 37 नंबर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चा। क्या होता है, द मैनेजर क्या होता है, बॉस होता है, बॉस तो नहीं होता है, बॉस का भी बॉस तभी मैनेजर की बातें चलता है, ऑनर लीडर नहीं। मैनेजर्स बोला कि यहाँ पे द मैनेजर इज होता है लीडर, वो बॉस नहीं होता है, ना ही वो ऑनर होता है, ठीक है, क्या होता है, लीडर होता है। ये हमेशा ध्यान रखना, मैनेजर जो होता है वो एक लीडर है, बॉस नहीं, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट वो बॉस हो सकता है। अगला क्वेश्चन बोला गया 38 नंबर, ग्रेपेवाइन कम्युनिकेशंस एज, ग्रेपेवाइन जो अंगुरी वेल जो संदेशवाहन होता है, अंगुरी, ठीक है, यहाँ पे हिंदी में, ठीक है, इंग्लिश में देख लो। बोला कि यहाँ पे ग्रेपेवाइन कम्युनिकेशन एज किस में होगा बच्चा, बताओ, कमेंट करो, इनफॉर्मल या फॉर्मल या रिटेन या क्या लिखा है, नन ऑफ दीज। तो हमेशा ध्यान रखना, ये जो ग्रेपेवाइन की बातें चलता है वो चलता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस में, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39, इन हॉरिजेंटल कम्युनिकेशंस फ्लो ऑफ सजेशन इज, हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल कैसे होता है, ऐसे, ठीक है ना, और वर्टिकल ऐसे होता है। तो ये क्या आप समझ गया होगा, यहाँ लिखा है अपवार्ड, लिखा हुआ डाउनवार्ड या एट पैरेलल, तो यहाँ पे या ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 39 की बातें कर रहे हैं, तो मैंने बोला हॉरिजेंटल ऐसे अगर होता है इस तरीके से, तो इसका मतलब यही हुआ, ऐसे करके हॉरिजेंटल हुआ तो क्या होगा, पैरेलल, है ना। इसीलिए ऑप्शंस इसमें क्या लगा देना, सी। तो हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन हमेशा होता है पैरेलल होता है ना। मैथमेटिक्स का कुछ फायदा होता होगा, तो यहाँ पे सी लगा देना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 बोला गया है, इनइफेक्टिव कम्युनिकेशंस लैंग्वेज शुड नॉट बी यूज्ड, नोट लिखा हुआ है, ठीक है ना, इसको थोड़ा ध्यान देना है, नोट लगा हुआ है, ठीक है। क्लियर, इंप्रेसिव, एम्बिग्यूअस या क्यूरियोसिटी, अस्पष्ट, प्रभावी या अस्पष्ट या शालिनी। यहाँ पे देखो शालिनी लेकिन नोट लिखा हुआ, ठीक है ना। जब ये नोट की बातें चल रहा है बच्चा, तो सीधी सीधी बात है, ये नोट में अस्पष्ट, मतलब सी ऑप्शन लगा देना, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, सी। ये कम्युनिकेशंस की बातें तो है नहीं, कम्युनिकेशंस अच्छा क्लियर होना चाहिए, इंप्रेसिव होना चाहिए और कॉटेजी होना चाहिए, तभी तो हो सकता है कि नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, नोट लगा हुआ है, नोट। थोड़ा क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 बोला गया, द मोटिवेशंस थ्योरी विच क्लासिफाइज नीड इन हायरार्चिकल ऑर्डर, हायरार्चिकल ऑर्डर, ठीक है ना, डेवलप्ड बाय फ्रेड लेथांस, स्कॉट, मैस्लो या ड्रकर। ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और यूनिक क्वेश्चन है, जो कि बहुत सारे बच्चे अच्छे तरीके से जानते हैं। मैस्लो का ही जो है ना हायरार्चिकल ऑर्डर जो है ना डेवलप किया गया था, ठीक है, मोटिवेशंस के लिए, तो मैस्लो होगा, क्या होगा, मैस्लो। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ये है 42, बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइनेंशियल इंसेंटिव, इसमें से कौन सा फाइनेंशियल इंसेंटिव माना जाएगा, फाइनेंशियल प्रमोशन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी स्टॉक इंसेंटिव, ऑप्शन सी जॉब सिक्योरिटीज, ऑप्शन डी एम्प्लॉय पार्टिसिपेशंस। तो क्या होना चाहिए, स्टॉक इंसेंटिव जो होता है ना, देखो वर्ड याद देखो, फाइनेंशियल इंसेंटिव, इंसेंटिव, स्टॉक इंसेंटिव ही फाइनेंशियल इंसेंटिव होता है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, इसमें से कौन सा जो है ना कम्युनिकेशंस का प्रोसेस नहीं है, ठीक है। डिकोडिंग, कम्युनिकेशंस, चैनल, रिसीवर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 43 के लिए बताया गया। हिंदी में भी देख सकते हो, इंग्लिश में तो है ही है। तो 43 का जो बातें होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, कम्युनिकेशन तो है ही है ना, तो कम्युनिकेट करना जरूरी है, माध्यम, रिकॉर्डिंग, संदेश प्रवक्ता। तो यहाँ पे कम्युनिकेशंस लगा देना, जो क्वेश्चन है वही पूछ रहे थे, कम्युनिकेशंस करना जरूरी नहीं, तो कम्युनिकेशंस के लिए अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, जैसे डिकोडिंग हुआ, चैनल हुआ, रिसीवर्स वही होता है, ठीक है ना, ये नहीं होता है कम्युनिकेशंस के लिए।
इसलिए ऑप्शन हो जाएगा 43 का बी। क्वेश्चंस कंफ्यूज करता है ना, रहता है लगभग सेम ही है। क्वेश्चन नंबर 44 बोला गया है स्टेटस डिफरेंस कम्स अंडर विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशंस बैरियर। स्टेटस डिफरेंसेस कम्स अंडर विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। ऑप्शंस ए सेमेंटिक बैरियर्स, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, बैरियर एज लिसनिंग, और ऑप्शन डी लिखा हुआ है साइकोलॉजिकल बैरियर। तो बताओ बच्चा यहाँ पे क्या होना चाहिए। वैसे जो स्टेटस डिफरेंस कम्स अंडर विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशंस की अगर बातें करें वो होता है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर होता है, ठीक है। पद विभिन्नता किस प्रकार की संप्रेषण बाधा के अंतर्गत आती, तो संगठनिक बाधा, ठीक है। बच्चों थोड़ा सा तबीयत जो है ना अजीब सा है, मतलब थोड़ा ठंडा सर्दी कोल्ड जो बोल सकते हो है, बोलने में थोड़ा तकलीफ है, तो थोड़ा आज पाउज हो सकता है बातें में रोकने की वजह सर्दी खांसी। चलो कोई बात नहीं, फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाता रहूंगा जब तक एग्जामिनेशन है, कुछ ना कुछ आप लोग एग्जाम कैसे छोड़ सकते हैं। बोला कि 45 नंबर द सॉफ्टवेयर कंपनी प्रमोटेड बाय नारायण मूर्ति। देखिए ये नाम सुनते ही मेरे चेहरे पे जो स्माइल आया है उसका मेन कारण ये है क्योंकि ये बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन है, ठीक है ना, क्योंकि इनका मैंने बहुत बार सुने हैं। तो यहाँ पे ऑप्शंस तो लिखा हुआ है विप्रो, इन्फोसिस, सत्यम या एचसीएल, ठीक है, इन्फोसिस, ठीक है। ये बहुत सारे लोगों को आखिर मालूम होगा ही। 45 का जो होगा वो क्या हो जाएगा बच्चा, तो 45 का बी हो जाएगा, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। नारायण मूर्ति के द्वारा जो है ना ये सॉफ्टवेयर कंपनी है वो इन्फोसिस, ठीक है ना, या इन्फोसिस जो भी बोलना है बोल सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आप इसका बी ऑप्शन लगा देना, ठीक है। 46 नंबर बोला गया द हाईएस्ट लेवल ऑफ इन द नीड हायरार्की ऑफ मैस्लो इज, क्या था, सेफ्टी नीड्स, बिलोंगिंगनेस नीड, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, या डी प्रेस्टिज नीड्स। 46 की बात ये चल रहा है। देखो यहाँ पे जो है ना हमेशा ये इन्होंने कहे हैं जो हाईएस्ट लेवल जो नीड होता है, नीड ऑफ हायरार्की ऑफ अगर बात करें मैस्लो के लिए वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड बहुत ज्यादा बताया गया है, ठीक है ना। मैस्लो की आवश्यकता सीढ़ी में सबसे उच्च आवश्यकता जो स्तर है वह है आत्म संतुष्टि की आवश्यकता, इसी वजह से इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर। 47 नंबर बोला कि कंट्रोलिंग एज क्या है। कंट्रोलिंग इज नेसेसरी फॉर स्मॉल एंटरप्राइजेज, फॉर मीडियम साइज, लार्ज साइज, या डी ऑल ऑफ द अबव। वैसे देखो कंट्रोलिंग जो है हर एक लेवल पे जरूरत होता है, इसीलिए इसका जवाब जो है ना बच्चा इसका बिना देखे हुए तुम लगा सकते हो डी, क्योंकि कंट्रोलिंग तो हर केस में जरूरत होता है ना, चाहे स्मॉल का हो, चाहे मीडियम साइज का बिजनेस हो या लार्ज का हो, ठीक है। कंट्रोलिंग तो कंट्रोलिंग ही माना जाएगा। तो 47 की अगर मैं बात करूं तो ऑल ऑफ दीज लगा देना, ठीक है। चलो चलते हैं 48 के लिए। बोला कि कंट्रोलिंग एक्टिविटीज क्या होता है, ये तो सीधा आंसर दिख रहा है, कॉस्टली होता है, ठीक है ना। कंट्रोलिंग जो एक्टिविटी होता है, कंट्रोल एक्टिविटीज, वो कॉस्टली माना जाता है। चलो कोई बात नहीं, इतना ही डिस्कस करेंगे इस पे। 49 पे आते हैं। मैनेजमेंट ऑडिट इज टेक्निक टू कीप अ चेक ऑन हुज परफॉर्मेंस। मैनेजमेंट ऑडिट इज टेक्निक टू कीप अ चेक ऑन हुज परफॉर्मेंस। ऑप्शन ए कंपनी, ऑप्शन बी मैनेजमेंट ऑफ कंपनी, ऑप्शन सी शेयर होल्डर्स, या ऑप्शन डी कस्टमर्स। मैनेजमेंट का ऑडिट एक ऐसा टेक्निक बोला गया है जिसको चेक करने के लिए क्या रखता है, प्रबंध आकांक्षण किसके निष्पादन पर निगरानी देखने के लिए एक तकनीक है। तो ऑप्शन ए कंपनी का, मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी का, ऑप्शन ए है कंपनी, ऑप्शन बी मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, ऑप्शन सी शेयर होल्डर्स, और ऑप्शन डी बोला गया यहाँ पे कस्टमर्स। तो हमेशा ध्यान रखना ये होता है ऑडिट का जो काम होता है ना मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी के लिए जो है ना सही टेक्निक होता है रखने का, ठीक है। कंपनी तो है ही है लेकिन मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी की बात होगा, ऑप्शन बी लगा देना 49 नंबर का ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन पे आधा हम लोग पहुंच चुके हैं। बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू करेक्टिव एक्शंस। ऑप्शन ए इन्वेस्टमेंट सेंटर्स, उसका क्या लिखा हुआ है एंडो सेंटर्स, फिर बोला गया प्रॉफिट सेंटर, फिर बोला गया कॉस्ट सेंटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल, यहां पर ध्यान देना, यहां पर लिखा हुआ है नॉट एप्लीकेबल। इंसेंटिव सेंटर्स, एंड्रोकाइन सेंटर्स, इंडोसेंट्रिक सेंटर है ना, इंडोसेंट्रिक सेंटर्स,
प्रॉफिट सेंटर, ऑप्शन डी कॉस्ट सेंटर। ठीक है बच्चा, तो यहाँ पे जो है ना यही लगना चाहिए, ये इसमें नहीं है क्योंकि नॉट की बातें लिखा हुआ है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू करेक्टिव एक्शंस नॉट एंडोसेंट्रिक, एंडोसेंट्रिक केंद्र। ठीक है, 51 पे आते हैं। बजटरी कंट्रोल रिक्वायर्स द प्रिपरेशंस ऑफ बजटरी ट्रेनिंग शेड्यूल्स, बजट, नेटवर्क डायग्राम, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स, क्या होना चाहिए? तो बजट की बातें चल रहा है ना, तो बजट ही होगा। ठीक है, बजटरी कंट्रोल रिक्वायर्स द प्रिपरेशंस ऑफ बजट के लिए होता है। ठीक है, बाकी बात ये ऑप्शंस गलत है। 52 पे चलते हैं। बोला गया द डिटरमिनेंट्स ऑफ बोनस डिसीजंस आर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, लिक्विडिटी ऑफ फंड्स, एज ऑफ द कंपनी, या डी ऑल ऑफ दीज। क्या होना चाहिए बच्चा? 52 नंबर के लिए बोला कि डिटरमिनेंट्स ऑफ बोनस, बोनस का जो डिसीजंस है वो कैसे होता है? बोनस तो भाई अमाउंट ऑफ प्रॉफिट से मिलता है, लिक्विडिटी ऑफ फंड से मिलता है, एज ऑफ द कंपनी, कंपनी के एज के हिसाब से बताया जा रहा है जो क्या होना चाहिए। तो एज के हिसाब से कंफ्यूजन डिटरमाइन द बोनस ऑफ डिसीजंस। ठीक है, एज ऑफ द कंपनी, कंपनी का भी अगर ज्यादा साल अगर हो जाए तो उस केस में भी बोनस मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डी लगा लेना। ठीक है, क्या ऑप्शन होगा? डी होगा। यहां तक आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। 53 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे? 53 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? करेंट एसेट आर दोज एसेट विच आर गेट कन्वर्टेड इनटू कैश। ऑप्शंस है विदिन 6 मंथ, विदिन 1 ईयर, बिटवीन 1 and 3 years, या बिटवीन 3 and 5 years। देखो बच्चा, हमेशा ध्यान रखना जो करंट एसेट है ना, एक वैसा एसेट होता है जो 1 साल के अंदर में ही वो कैश में कन्वर्ट अगर हो जाए तो हम उसको बोलते हैं करंट एसेट। इसी वजह से इसका आंसर जो होना चाहिए वो होता है बी, विद इन 1 ईयर। चलो ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बोला गया यहाँ पे दैट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट विच इज कनेक्टेड विद द फाइनेंशियल एक्टिविटीज इज कॉल्ड। द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का पार्ट ऐसा कौन सा है जो कनेक्टेड विद द फाइनेंशियल एक्टिविटीज कॉल्ड? पर्सनल, फाइनेंशियल, प्रोडक्शंस, या डी बोला गया ऑल ऑफ दिस। तो हमेशा ध्यान रखना दैट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट विच कनेक्टेड द फाइनेंशियल, तो फाइनेंशियल एक्टिविटीज क्या हो जाएगा? तो फाइनेंशियल एक्टिविटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 55 बोला गया इन्वेस्टमेंट डिसीजंस इन फिक्स्ड एसेट इज कॉल्ड मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, कैपिटल बजटिंग, फाइनेंसिंग डिसीजंस, नन ऑफ दीज। 55 का तो यहाँ पे जब भी अगर बात यहाँ लिखा हुआ है तो फाइनेंसिंग डिसीजंस होगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट जो डिसीजंस होता है ना वो हमेशा फाइनेंसिंग डिसीजंस में ही जाता है। आपने अकाउंटेंसी में पढ़ा है कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो उसमें बातें लिखा हुआ था। इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो होगा इस फिक्स एसेट के लिए वो फाइनेंसिंग डिसीजंस के लिए होगा। वैसे यहाँ पे बिजनेस स्टडीज की तरफ से यहाँ पे यही होगा फाइनेंसिंग डिसीजन। तो सी ऑप्शंस लगा देना, 55 का सी हो जाएगा। ठीक है, चलो चलते हैं 56 के लिए। 56 बोला गया स्टॉक एक्सचेंज प्रोटेस्ट द इंटरेस्ट ऑफ। स्टॉक एक्सचेंज किसको प्रोटेस्ट करते हैं भैया? इन्वेस्टर को ना, कंपनी, गवर्नमेंट, या नानादिज लिखा हुआ है। तो हमेशा ध्यान रखना स्टॉक एक्सचेंज है प्रोटेक्ट जो कर, सॉरी प्रोटेस्ट तब से बोलते हैं, प्रोटेक्ट सुरक्षा, सुरक्षित। ठीक है ना, वो किसको करता है? तो इन्वेस्टर को करता है। ठीक है, मेरे बात को आप समझ रहे हैं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 57 नंबर बोला गया रेपो इज क्या है? रेपो रेट, रिपर्चेज एग्रीमेंट, रिलायंस पेट्रोलियम, रीड एंड प्रोसेस, या नॉन ऑफ दीज। तो हमेशा ध्यान रखना बच्चा, ये जो रेपो जो होता है ना वो रिपर्चेज एग्रीमेंट होता है। रिपर्चेज एग्रीमेंट को हम लोग रेपो बोलते हैं, रेपो। ठीक है, रेपो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो इसका ए लगा लेना। ठीक है ना, रेपो इज अ परचेज, रिपर्चेज एग्रीमेंट, ये रिपर्चेज एग्रीमेंट होता है। क्वेश्चन 57। 58 की बात करें, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज क्या होता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज आर्ट, साइंस, या आर्ट एंड साइंस, नन ऑफ दिस। तो हमको लग रहा है इसका जवाब आपको अच्छे तरीके से मालूम होगा ही होगा, क्योंकि ये दोनों होते हैं, आर्ट एंड साइंस होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 59 नंबर बोला गया है द मेन फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट आर।
फाइनेंशियल प्लानिंग, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, ऑप्शन सी एलोकेशन ऑफ नेट प्रॉफिट, या डी ऑल ऑफ दीज। ये क्वेश्चन नंबर है बच्चा 59। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, ये मेन जो फंक्शंस होते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग की भी बातें करें, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स की बातें करें, एलोकेशन ऑफ नेट प्रॉफिट की बात करें, ये सब में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चंस नंबर 60, ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाज डिस्कार्ड, कब हुआ था, कब विचारधारा को त्याग दिया गया था? वित्तीय प्रबंध की परंपरागत विचारधारा को त्याग दिया गया था। कभी कभी हिंदी भी पढ़ देता हूं मैं पे। ऑप्शंस दिया गया 1910 से लेकर 20, 1920 से लेकर 30, 1930 से 40 तक, और ऑप्शन डी लिखा हुआ 1940। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसका जो जवाब होना चाहिए 60 का, वो होना चाहिए 1930 से लेकर 40 तक में किया गया था। ठीक है, आपको समझ में आ रहा बच्चा? ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर। ठीक है, तो 61 नंबर जो क्वेश्चन है बोला कि फाइनेंशियल मैनेजर्स क्या लिखा भैया 61 नंबर, फाइनेंशियल मैनेजर टेक डिसीजंस एज टू फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड, या ऑल ऑफ दीज। सिंपल सी बात है, जो फाइनेंशियल मैनेजर होता है ना, वो इसमें जो लिखा हुआ चारों ऑप्शंस में से 3 ऑप्शन सही है, इसी वजह से लग जाएगा ऑल ऑफ द अबव। वो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस भी लेता है, फाइनेंस भी लेता है, और डिविडेंड के लिए भी लेता है। ठीक है, चलो बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 62, मॉडर्न अप्रोच ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज, मॉडर्न जो अप्रोच है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का वो क्या है? ऑप्शन ए प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, ऑप्शन बी यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, ऑप्शन सी ए एंड बी मतलब दुन्नु। तो यहाँ पे सीधा बता देंगे दुन्नु है। ठीक है ना, अभी अभी ने इसका जवाब दिया था, इसके पहले भी ऑप्शंस में लिखा होता प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स या यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, ये नहीं था लेकिन ये था। इसका मतलब ये क्या होगा, दोनों होगा। ठीक है, वित्तीय प्रबंधन की आधुनिक जो विचारधारा है वो कोष को प्राप्त करना और कोषों को सही तरीके से उपयोग करना ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्या है 63, बोला क्या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड फाइनेंशियल प्लानिंग इज, साउंड फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होगा? इकोनॉमिक, सिंप्लिसिटी, ऑप्शन ए है इकोनॉमिक, ऑप्शन बी है सिंप्लिसिटी, ऑप्शन सी है रिज्ड, ऑप्शन डी है ए एंड बी बोथ। तो यहाँ पे जो होना चाहिए बच्चा वो होना चाहिए ए एंड बी बोथ, इकोनॉमिकल भी होना चाहिए, सिंप्लिसिटी भी होना चाहिए। इसी वजह से इसका जो जवाब है आप लगा देना ए एंड बी बोथ। चलो 64 पे आते हैं। 64 बोला गया कैपिटल स्ट्रक्चर इंक्लूड्स, कैपिटल स्ट्रक्चर्स में क्या क्या चीज इंक्लूड्स होगा? शेयर कैपिटल, डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर्स, क्या होना चाहिए? तो हमेशा जवाब रखो यहाँ पे जो कैपिटल स्ट्रक्चर में वो शेयर कैपिटल को इंक्लूड किया जाता है। इसका आंसर होगा ए। ये कौन सा भैया क्वेश्चन 64, तो 64 का जो होगा वो हो जाएगा ए। ठीक है, बाकी बाद आप इसको याद करते रहना, नहीं मालूम था तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेटवर्किंग जो कैपिटल होता है बोला कि नेटवर्किंग कैपिटल करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज होता है। ठीक है, इसी वजह से इसका आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। बहुत सिंपल सरल ये क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 66 नंबर, बोला कि मनी मार्केट डील्स इन, मनी मार्केट, मनी मनी मनी, कैपिटल मार्केट नहीं, क्या है मनी मार्केट। और मनी मार्केट जो होता है बच्चा बोला कि ऑप्शन ए दिया है शॉर्ट टर्म फंड, ऑप्शन बी दिया मीडियम ऑफ टर्म फंड्स और लॉन्ग टर्म फंड, या डी ऑल ऑफ दीज। नहीं, ऐसा नहीं है, हमेशा ध्यान रखना ये जो मनी मार्केट जो होता है ना, जो डील करता है वो शॉर्ट टर्म फंड में ही डील करता है। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन हो जाएगा इसका ए हो जाएगा, शॉर्ट टर्म फंड्स मनी मार्केट। उसके बाद बोला कि 67 नंबर क्रिएट्स लिक्विडिटी। ठीक है, ऑप्शन ए ऑर्गेनाइज मार्केट, ऑप्शन बी अनऑर्गेनाइज मार्केट, ऑप्शन सी प्राइमरी मार्केट और ऑप्शन डी सेकेंडरी मार्केट। तो हमेशा ध्यान रखना जो लिक्विडिटीज है ना बच्चा, जो क्रिएट किया जाता है वो सेकेंडरी मार्केट में किया जाता है, इसीलिए ऑप्शन हो जाएगा डी 67 का डी सेकेंडरी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टॉक एक्सचेंज डू नॉट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ, इसमें से बोला गया डू नॉट प्रोटेक्ट, स्टॉक एक्सचेंज डू नॉट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ। स्टॉक एक्सचेंज डू नॉट शेयर होल्डर को प्रोटेक्ट करता है, इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करता है,
गवर्नमेंट को भी तो प्रोटेक्ट करता है ना। गवर्नमेंट के लिए भी तो होता है स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ नॉन ऑफ दिस हो जाना चाहिए। वैसे यहाँ पे सी या डी, स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है ना, इन्वेस्टर को भी करता है, शेयर होल्डर को भी करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है ना। गवर्नमेंट की अगर बातें करें तो स्टॉक एक्सचेंज डू नॉट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ, यहाँ तो कोई ऑप्शंस नहीं है। मैं तो यहाँ पे सी लगाता हूं, आप बताना, क्योंकि यहाँ पे देखो इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करता है, शेयर होल्डर को भी करता है। नन ऑफ दिस की बात यहाँ पे चल रहा है, तो आप चाहो तो नन ऑफ दिस की भी बातें चला सकते हो, लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ पे जो स्टॉक एक्सचेंज डू नॉट प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ, स्कंद विनिपिन हित की सुरक्षा नहीं करती है, निवेशक को, अंशधारी को, सरकार को। काइन करेगा भैया, वहां पे लिखा हुआ नहीं, सुरक्षा नहीं करती है, सरकार को भी तो करता है। मुझे लग रहा है नॉन ऑफ दिस लगा दो, बाकी बात आप लोग कमेंट करना सी या डी। क्वेश्चन नंबर 68 नॉन ऑफ दिस मैंने यहाँ पे लगाया है, ठीक है। लेकिन देखो ये गवर्नमेंट की बातें चल रही है, तो गवर्नमेंट को भी तो स्टॉक एक्सचेंज की बातें करें, खासकर इंटरेस्ट जो प्रोटेक्ट करने की बातें करें, सुरक्षा करने की बातें करें, तो गवर्नमेंट क्या अपने हिसाब चलेगा, ऐसे नहीं है, प्रोटेक्ट तो करना ही है। तो फिलहाल तो यहाँ पे नन ऑफ दिस मैंने लगाया, आप लोग जवाब देना क्या होना चाहिए। ऑप्शन डी मैंने लगाया, ठीक है, इसमें से कोई ऐसा ऑप्शन नहीं मिल रहा मुझे, ठीक है। इसमें 99% मुझे चांस लग रहा है, मैं इसको भी दे सकता हूं, लेकिन 100% मुझे लग रहा है इसमें से और भी ऑप्शन में से नहीं है। बाकी आप लोगों का क्या विचार है, कितना आपने पढ़ा है, आप मुझे कमेंट में जवाब देना। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर बोला गया है, लीगली सेबी वाज एस्टेब्लिश इन, सेबी को कब जो है ना एस्टेब्लिश किया गया था, तो इसका जवाब है 1992 में किया गया था, जब हर्षद मेहता का कहानी जब मार्केट में आया था, तो जब वो कहानी चल रहा था, पूरी खत्म होने के कगार पे था, तो 1992 में जो है ना सेबी को और कहे तो एस्टेब्लिश किया गया था, ताकि मार्केट को जो सर्कुलेशन है ना उसको बचाने के लिए, ठीक है, सही तरीके से चलाने के लिए सेबी कंट्रोल। सी ऑप्शन होगा 1992, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर बोला गया, न्यू इशू शेयर आर डील किसमें किया जाएगा। नया जो क्वेश्चन नंबर कौन सा है 70, तो बोला गया यहाँ पे जो नया जो शेयर होता है बच्चा, वो कौन से शेयर में किया जाता है डील, तो हमेशा ध्यान रख लो प्राइमरी मार्केट में किया जाता है डील, सेकेंडरी में तो नहीं होता, ठीक है ना। इसमें जो एग्जिस्टिंग होता है ना शेयर होल्डर वही रहता है, प्राइमरी में होगा हमेशा न्यू शेयर को किया जाएगा, सेकेंडरी या प्राइमरी एक साथ तो चल नहीं सकता है, इसीलिए इसका जवाब हो जाएगा बी, प्राइमरी मार्केट, ठीक है। 70 का क्या हो जाएगा बी। चलो चलते हैं 71 की तरफ। बोला कैपिटल मार्केट, देखो अभी मैंने बताया था मनी मार्केट, जो मनी मार्केट जो होता है वो क्या होता है शॉर्ट टर्म के लिए होता है, और कैपिटल मार्केट जो होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, इसीलिए ऑप्शंस क्या लगा देना, लॉन्ग टर्म फंड्स लगा देना, बी ऑप्शन, ठीक है। 71 का क्या हो जाएगा बच्चा, तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर बोला गया, रीजनल ऑफिस ऑफ सेबी इज सिचुएटेड दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, ऑल ऑफ 3 प्लेसेस, तो यहाँ पे ऑल ऑफ 3 प्लेसेस ये तीनों जगह पकड़ के हैं, तो रीजनल ऑफिस है सेबी का, रीजनल, हेड ऑफिस नहीं, हेड ऑफिस तो मुंबई में। ये इससे पहले भी हमको लग रहा है एक वीडियो मैंने क्वेश्चन से बातें करा था, आप लोगों को मालूम होगा। अगला क्वेश्चन बोला गया पे, द नंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इन 2004 वाज, कितना था स्टॉक एक्सचेंज, 20, 21, 23, 24, तो जहां तक मैंने रिकॉर्ड चेक किया है तो 23 था, ठीक है ना। तो यहाँ पे द नंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज 2004 में वो किया गया 23 है। आप लोग ये भी बताना चेक करके इसका क्या होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 23 या 24, मेरे हिसाब से 23 था, आप लोग चेक करना। 23 लगा दो यार, कंफ्यूजन नहीं करना है, 23 लगा दो, ठीक है। 74 नंबर बोला गया, फॉर स्टॉक एक्सचेंज द सर्विसेज ऑफ सेबी इज, स्टॉक एक्सचेंज द सर्विसेज ऑफ सेबी इज वॉलंटरी, नेसेसरी, अननेसेसरी या कंपलसरी होता है। 74 की बातें कह रहा है, तो यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज जो सर्विस होता है सेबी का वो कंपलसरी है, नेसेसरी नहीं है, ठीक है ना, ये वॉलंटरी नहीं है, ये कंपलसरी है, करना ही पड़ेगा, ठीक है, कंट्रोल। तो ऑप्शन जो होगा 74 का वो डी हो जाएगा, ठीक है। 75 पे आते हैं, बोला गया यहाँ पे द फोरमोस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन द वर्ल्ड वाज एस्टेब्लिश्ड इन, फोरमोस्ट यहाँ पे हिंदी में पढ़ सकते, विश्व में सबसे पहले स्कंद विनिपिन की स्थापना जो हुआ था ना वो लंदन में हुआ था, लंदन, ठीक है, कहां हुआ था, लंदन में हुआ था, ये याद कर लिया जाए तो बेहतर होगा, ठीक है। 75 का बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है बच्चा। अब चलते हैं 76 में,
बोला कि एडवर्टाइजमेंट इज डीम्ड एज वेस्टेज, इन्वेस्टमेंट, लग्जरी, नन ऑफ दीज। बताओ क्या होना चाहिए 76 का। अगर बात करें तो एडवर्टाइजमेंट जो होता है ना वो एक इन्वेस्टमेंट होता है। थोड़ी सी खांसी सर्दी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 77 नंबर। बोला कि मार्केटिंग इंक्लूड्स, बताओ मार्केट में क्या क्या इंक्लूड्स होने चाहिए। मार्केटिंग इंक्लूड्स बोला कि परचेज, सेल्स, वेयर हाउस, ऑल ऑफ दिस। मैंने रिसेंटली एक मार्केट का या मार्केट के ऊपर मैंने वीडियो बना के दिया है, बच्चों उसको आपने अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। मार्केट का जो डेफिनेशन है मैंने बताया था, जहां पे बायर और सेलर्स एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे तो तीनों ऑप्शन से वेयर हाउस की बातें चल रहा है। तो 77 का जो होगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन। ये सब ऑप्शन मार्केटिंग में ही आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 78 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रोडक्ट, इसमें से कौन सा अगर कहा जाए तो प्रोडक्ट नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा रॉ मटेरियल। ये प्रोडक्ट नहीं, प्रोडक्ट किसको बोलते हैं जब फाइनल बन जाता है, जैसे रेफ्रिजरेटर, शूज या ओल्ड स्टैचू की बातें चल रहा है, तो ये भी तो बन चुका है ना, इसी वजह से ऑप्शन हो जाएगा ए। अच्छा नॉट की बात लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो ये रॉ मटेरियल जो है ना प्रोडक्ट नहीं, ये ध्यान रखना, ये सब प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। 79 नंबर। एसेंशियल फॉर गुड ब्रांड, तो गुड ब्रांड के लिए क्या होता है, शॉर्ट नेम, इजी टू रिमेंबर, अट्रैक्टिव डिजाइन, ऑल ऑफ द एबव। तो मैंने रिसेंटली पढ़ा है इसीलिए इसका क्या होगा डी ऑप्शंस लगा देना 79 का डी। जो एसेंशियल फॉर गुड ब्रांड के लिए सारे चीज प्रोसेस होना जरूरी है। मार्केट चैप्टर जो मैंने बनाया है, बताया है, पढ़ाया है, याद कर लेना, उसमें सारे के सारे जवाब मिल जाएंगे आपको। वैसे सारे वीडियो बना हुआ है, चाहे आप किसी भी टॉपिक से अगर बात करो तो आप जाके वीडियो देख सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेल्स प्रमोशंस टूल, इसमें से कौन सा प्रमोशंस का टूल्स नहीं है। सैंपल्स, प्राइस इन पैक, कूपन या वारंटी। तो 80 नंबर की अगर बातें करें बच्चा, ये जो है ना वारंटी की अगर बात करें, ये एक प्रमोशन सेल्स प्रमोशन टूल नहीं, ठीक है ना। वारंटी की बात बोलेगा नॉट सेल्स प्रमोशन टूल, सैंपल में दे सकते हैं, दिखा सकते हैं, प्राइस इन पैक एक पे एक बात कर सकते हैं, कूपन देख सकते हैं। वारंटी के जो बात बोला कि सेल प्रमोशंस नहीं है, ठीक है ना, ये उसके हिसाब से डैमेज के हिसाब से बातें कर सकते हैं, तो यहाँ पे वारंटी मेरे हिसाब से नहीं होगा, ठीक है। डी लगा लेना ऑप्शंस, नहीं की बात चल रहा है, नॉट सेल्फ प्रमोशंस, ठीक है। अब बोला गया 81 नंबर क्वेश्चन। कॉस्टलिस्ट मींस ऑफ एडवर्टाइजिंग, ऑप्शन ए एडवर्टाइजिंग, ऑप्शन बी पर्सनल सेलिंग, ऑप्शन सी सेल्स प्रमोशंस, ऑप्शन डी पब्लिक रिलेशंस। तो हमेशा ध्यान रखना ये जो कॉस्टलेस जो होता है ना, सबसे महंगा जो एडवर्टाइजमेंट माना जाता है बच्चा, वो माना जाता है पर्सनल सेलिंग को माना जाता है ना, क्योंकि ये आपको पता है। चलो तो 80 क्या था, 81 का बी हो जाएगा, पर्सनल सेलिंग हमेशा कॉस्टली ही होता है। 82 नंबर क्वेश्चन बोला गया है मीडिया ऑफ एडवर्टाइजिंग इज, एक सैंपल है, प्रीमियम है, कैलेंडर एंड डायरी या डेमोन्स्ट्रेशन। क्या होगा बच्चा बताओ, बोला गया मीडिया ऑफ एडवर्टाइजिंग क्या होगा, ऑप्शन ए सैंपल, प्रीमियम, कैलेंडर या डायरी एक्सेट्रा, या डी ऑप्शंस डेमोन्स्ट्रेशंस। इसका जो जवाब होना चाहिए 82 का वो हो जाएगा कैलेंडर एंड डायरी, ठीक है। क्या होगा कैलेंडर एंड डायरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फैक्टर अफेक्टिंग प्रोडक्ट मिक्स आर मार्केटिंग, प्रोडक्ट, फाइनेंशियल या डी ऑल ऑफ द एबव या ऑल ऑफ दीज। क्या होना चाहिए, तो यहां पे होना चाहिए ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर बोला कि मैक्सिमम वाइड स्कोप इज ऑफ, ये तो पूरा ऑप्शंस तो निकालो भैया। यहां पे बोला गया मैक्सिमम वाइड स्कोप इज ऑफ ब्रांड, लेबलिंग, पैकेजिंग या ट्रेडमार्क। तो क्या होना चाहिए बच्चा, इसका जवाब आपको मिल चुका है, वो है ब्रांड का सबसे ज्यादा वाइड स्कोप होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर बोला कि यहाँ पे कंज्यूमर राइट्स अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन
एक्ट 1986 वैसे नहीं लिखा हुआ है, आर ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8 और ऑप्शन डी 9। तो क्या होना चाहिए? तो इसका जवाब जो होना चाहिए 85 का वो होना चाहिए 6, क्योंकि कंज्यूमर राइट्स अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत वो 6 ही राइट को दिया गया है, 6 राइट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए लगा देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 86 बोला गया है, ये तो अभी मैंने बात बोला। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाज कब पास किया गया था? तो 1986 में, इसीलिए 86 का क्या हो जाएगा बच्चा? तो इसका बी हो जाएगा। 86 का क्या हो जाएगा? बी, 1986। अगला बोला गया यहाँ पे कंज्यूमर कोर्ट अंडर कमीशन प्रोटेक्ट एक्ट मींस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, स्टेट कमीशंस, नेशनल कमीशंस, all of the above, all of the above। consumer court under consumer protection act means district court, state commissions और national commissions या all of the above। 87 का तो वैसे 3 लेवल होता है, तो तीनों पे जा सकते हो। डिस्ट्रिक्ट फॉरम भी होता है, स्टेट भी होता है, नेशनल कमीशंस भी, मतलब सब जितना भी लिखा हुआ है ना सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 नंबर बोला गया है, the maximum age of the member of the national commissions may be लिखा हुआ, may be होना चाहिए 60 ईयर, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 65 ईयर्स, ऑप्शन सी 70 ईयर्स या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इसमें से कोई नहीं। 88 नंबर क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूं, इसका ऑप्शन जो हो जाएगा 88 का वो होता है 70 ईयर। ठीक है, 70 ईयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन द मशीनरी फॉर सेटलमेंट ऑफ कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूटर। मशीनरी, अब मशीनरी जो होता है वो तो बहुत ज्यादा ही कॉस्टली होता है। 1 टायर, 3 टायर, 2 टायर या नन ऑफ दिस। द मशीनरी फॉर सेटलमेंट ऑफ बिजनेस कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूट आर क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे जवाब जो होना चाहिए वो होना चाहिए 3 टायर प्रोडक्शंस में किया जाएगा। ठीक है, द मशीनरी फॉर सेटलमेंट ऑफ कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूट आर 3 टायर होता है। ठीक है, चलो नेशनल कमीशन कुछ ज्यादा हो सकता है, उसमें पैसा की बात होता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज डिफेक्टिव इन इंडिया विथ इफेक्ट फ्रॉम 15 अप्रैल 1986। ये लग जाएगा जवाब। 2 क्वेश्चंस एक साथ, कोई बात नहीं। अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कंप्लेंटी मीन्स ऑप्शन ए कंज्यूमर्स, ऑप्शन बी स्टेट गवर्नमेंट, ऑप्शन सी सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट की बातें नहीं चलेगा। बोला अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कंप्लेंटी मीन्स क्या होता है? क्या इसमें से आपको लगता है यहाँ जो लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 91 की बातें चल रहा है, तो यहाँ पे 91 में ए कंज्यूमर्स है और ऑप्शन यहाँ पे डी ऑल ऑफ द एबव। कंप्लेंटी वैसे तो कंज्यूमर ही होना चाहिए भैया, क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है तो कंप्लेंटी कौन होगा? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत शिकायतकर्ता से क्या आशय है? कंज्यूमर्स लगा दो। ठीक है, उपभोक्ता से लगाना है। ठीक है, इसमें ए लगा दो, उपभोक्ता ही होता है। वैसे तो सबके लिए कंप्लेंटी हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट भी कंप्लेन कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कंप्लेन कर सकता है, लेकिन किस पे करे? क्योंकि वो खुद गवर्नमेंट है, इसलिए कंज्यूमर्स होगा। ठीक है, 92 नंबर पे आते बच्चा, क्वेश्चन नंबर 92 बोला गया है the dispute comes under consumer protection act are options A dispute in relation to share of the company, options B dispute of panel natures, option C dispute in relation to sale of the defective goods by the sellers या options D service disputes। 92 का क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट इन रिलेशन टू सेल ऑफ डिफेक्टिव गुड्स बाय द सेलर्स होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये 92 का हो जाएगा C। The dispute comes under Consumer Protection Act are dispute in relation to sales of defective goods by the sellers। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 93 नंबर। बोला कि which of the following is not a characteristic, नॉट की बातें चल रहा है, नॉट a characteristic of entrepreneurship। रिस्क टेकिंग होता है, इनोवेशन भी होता है, क्रिएटिव एक्टिविटी भी होता है, मैनेजर ट्रेनिंग नहीं होता है। इसीलिए इसका 93 की ये बातें करें बच्चा, तो 93 के लगा देना डी। ठीक है, ये मैनेजर ट्रेनिंग इससे नहीं हो पाता है, तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। बाकी ये सब तो होता ही होता है, एक क्या नाम है, एंटरप्रेन्योरशिप का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 94 नंबर। एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड इन अहमदाबाद। ठीक है ना, कहाँ पे है?
तो अहमदाबाद, इसीलिए यहाँ से खासकर बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन यहाँ से निकले हुए हैं और दुनिया में काम कर रहा है अहमदाबाद, गुजरात से, ठीक है ना। गुजरात से जो है बड़े बड़े बिजनेसमैन आपको देखने को नाम सुना होगा, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड इन अहमदाबाद। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 बोला गया है, एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट, गुजरात गवर्नमेंट। अरे भैया गुजरात गवर्नमेंट ना होगा, क्योंकि एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट का जो एस्टेब्लिश हुआ है वो तो आपको पता ही है गुजरात के अहमदाबाद, अहमदाबाद का है गुजरात में, गुजरात में गवर्नमेंट क्या बनेगा, गुजरात के ना गवर्नमेंट होगा। तो 95 का जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, तो बी, गुजरात का गवर्नमेंट। बात सिंपल सी है, ठीक है। गुजरात में है, अहमदाबाद है, तो गुजरात एक ना बनाएगा, क्या क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया यहाँ पे 96 नंबर, इन इंडिया एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम हैज बीन सक्सेसफुल, अनसक्सेसफुल, नीड ऑफ इम्प्रूवमेंट। मैं तो यहाँ पे जवाब दूंगा नीड ऑफ इम्प्रूवमेंट, बहुत जगह पे जवाब मिलेगा सक्सेसफुल हो चुका है। इन इंडिया एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम हैज बीन सक्सेसफुल, भी बहुत जगह जवाब मिल जाएंगे आपको, लेकिन अभी तक हम कहेंगे यहाँ पे नीड ऑफ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। तो मेरा जो आंसर होगा वो होगा नीड ऑफ इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक है। वो आप अपना क्रॉस चेक बताना। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे नहीं सर इसमें ए होना चाहिए, सक्सेसफुल है। आपको क्या लगता है यहाँ इंडिया में जो प्रोग्रामिंग जो दिया गया एंटरप्रेन्योर वाला, सारे लोग सक्सेस हैं बिजनेस के हिसाब से, या यहाँ का जो एंटरप्रेन्योर सक्सेस है? ऐसा नहीं, इसमें और भी इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। तो ऑप्शन सी लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। 97 नंबर बोला गया है, व्हाट इज द आउटकम ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज कॉल्ड, एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्राइज या एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योरशिप। 97 की मैं बात कर रहा हूं। वैसे देखो आंसर इसमें भी दो बातें मैं दे सकता हूं, एक तो होगा आपका एंटरप्रेन्योरशिप, ये तो 100% होगा ही, क्योंकि आउटकम ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप जो होता है ना वो एक तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप के हिसाब से ही होता है। और यह क्या लिखा हुआ है, एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। तो आप जवाब ये भी लगा सकते हैं, इसमें दोनों में से दोनों सही हो सकता है, हो जाएगा, 100% श्योर हो, इसमें गलती नहीं होगा। लेकिन आपको पूरा कंफ्यूजन है ना, तो दोनों में से एक, ये 99% आपका सही है और ये 1% इसमें लेके चलेंगे तो दोनों मिला के 100%, मतलब यहाँ पे आपका चलेगा, मतलब ये पूरा 100% तक लेके चलेंगे तब तो यही ऑप्शन माना जाएगा। तो दोनों मिला के हम कह सकते हैं 51% और 49%, ऐसे करके चलो। इसका शेयर्स ज्यादा है, 51% इसका शेयर ज्यादा है, इसका शेयर्स कम है, तो हम बोलेंगे मेजोरिटी इसी का है, ठीक है। तो चलो बी लगा दो, बाकी बता कमेंट में जवाब देना, ठीक है। क्वेश्चन ही ऐसा पूछा है तो मैं क्या कर सकता हूँ, 1 से 2 क्वेश्चन का जवाब मिल रहा है। 98 नंबर बोला गया है, फ्रॉम होम एंटरप्रेन्योरशिप प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर एंटरप्रेन्योर, फॉर सप्लायर्स, मिडिलमैन, ऑल ऑफ दिस। किसी को भी मिल सकते भैया, उद्यमिता किसके लिए रोजगार के अवसर को उपलब्ध कराती है, सप्लायर्स के लिए भी, एंटरप्रेन्योर्स। अच्छा एंटरप्रेन्योर्स की बातें बोला गया यहाँ पे। 98 की अगर बातें करें तो यहाँ पे बोला गया है फॉर सप्लायर्स, एंटरप्रेन्योर, मिडिलमैन, फॉर ऑल ऑफ द अबव, तो सारे लगा दो ना यहाँ पे नए लोगों की। वैसे तो यहाँ पे सबसे मेन होना चाहिए सप्लायर्स, ठीक है, आपूर्तिकर्ताओं के लिए, उद्यमी के लिए। उद्यमिता किसके लिए रोजगार का अवसर करता है, उद्यमी के लिए, ठीक है, सब लगा। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर, 100% सही, ठीक है, फॉर ऑल ऑफ द एबव। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन बोला गया यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट फाइल अ कंप्लेंट। यहाँ पे कौन जो है ना कंप्लेन फाइल नहीं कर सकता है, नोट नोट नोट, ठीक है। यहाँ पे जो ऑप्शन लिखा हुआ है, मतलब क्वेश्चंस में पूछ रहा है नॉट फाइल कंप्लेंट। ऑप्शन ए कंज्यूमर, ये कर सकता है, कंज्यूमर एसोसिएशन दैट हैज नॉट बीन रिकॉग्नाइज्ड वाला, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। 99 का बी होगा, कंज्यूमर एसोसिएटेड दैट हैज नॉट बीन रीऑर्गेनाइज, मतलब नॉट जो ऑर्गेनाइज होगा ना, रीऑर्गेनाइज, वैसे वाले लोग या हम कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशंस, वो कंप्लेन नहीं कर सकता है, इसीलिए उसका ऑप्शन होगा बी। अब बताओ बच्चा, अगर बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट भी यहाँ पे कंप्लेन फाइल कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट भी फाइल कर सकता है। इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन बताया था, मैंने बताया था गवर्नमेंट भी हो सकता है कि नहीं है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट भी बातें चल रहा है, तो यहाँ पे अब इस क्वेश्चन का आंसर तो बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 100 नंबर क्वेश्चन बोला गया यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर बी, which of the following is not a part of the 3-tier grievance of redressal machinery, international commissions, national commissions, state commissions और डिस्ट्रिक्ट फोरम। देखो
यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट अ पार्ट ऑफ 3 टायर गवर्नेंस, तो यहाँ पे होगा इंटरनेशनल जो है ना ये इसके पार्ट नहीं है, बाकी बात ये तीनों इसके पार्ट होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा था नॉट। ठीक है बच्चों, तो बच्चों लगता है मैंने यहाँ पे 100 क्वेश्चंस की बातें कर लिया है। आई होप ये 100 का 100 क्वेश्चन मैंने आपको समझाने का कोशिश किया है। आपको जहां भी अगर कंफ्यूजन हो रहा है इसका जवाब ये नहीं वो होना चाहिए, आप मुझे कमेंट कर सकते हो, लेकिन मैं अपने तरफ से 100% क्वेश्चन कह सकता हूं गारंटी के साथ, मैंने आपको सही जवाब दिया है। आपको बस करना यही है, जो अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा हो, ठीक है ना, तो प्लीज इसको शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तबीयत खराब होने के बावजूद भी मैं आपके एग्जामिनेशंस को ध्यान रखते हुए मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेके आते रहूंगा, ठीक है, जब तक आपका एग्जामिनेशंस है फिर भी आपका वीडियो आते रहेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।